टीचर्स क्लासवेयर यूट्यूब चैनल पर समस्त संभ्रांत पाठकगणों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन संधि के विषय में, उसके प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने इसके पूर्व में आपको व्यंजन संधि के विषय में बताया है। व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम है हल संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके पूर्व के वीडियो में हमने विस्तार से आपको संकेत किया है। एक बार पुनः प्रकाश डाल करके व्यंजन संधि के प्रकारों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। व्यंजन हल शब्द से ही हमने संकेत किया था कि जो 14 माहेश्वर सूत्र आपको हमने संकेत किया, सूत्र नंबर 5वां से प्रारंभ करके सूत्र नंबर 14 तक में हल है वर्ड से लेकर के अंतिम हल तक ये हल व्यंजन मिलते हैं। तो हल के अंतर्गत समस्त व्यंजन आपके मिलते हैं। वो कुल संख्या में है 33। तो व्यंजन है क्या, व्यंजन किसे कहते हैं, तो उसमें परिभाषा संकेत दी गई है कि जब व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर का मेल होता है तब व्यंजन संधि होती है। व्यंजन से व्यंजन का या व्यंजन से स्वर का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। इसके विषय में हम लोगों ने संकेत पहले से ही किया है। व्यंजन में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि व्यंजन का मतलब है स्वर रहित व्यंजन। व्यंजन से स्पष्ट रहे एकदम कि व्यंजन का भाव है, व्यंजन का अर्थ है स्वर रहित व्यंजन, क्योंकि जब स्वर उसमें जुड़ जाएगा तब वो एक अक्षर बन जाएगा पूर्ण रूप में। तो स्वर रहित व्यंजन से यहाँ पर आपका तात्पर्य है। अब व्यंजन के प्रकार के विषय में हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। आज व्यंजन के अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकारों में जो पहला प्रकार है व्यंजन संधि के प्रकार। तो व्यंजन संधि के अनेक प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार आज हम लोग अध्ययन करते हैं, वो है संधि का नाम नंबर 1। उसको हम लोग कहते हैं स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि। ये स्तुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तो सुना स्चु, ये सूत्र है स्तो सुना स्चु। अब देखें, ये जो सूत्र आपके सामने है, जो संधि का नाम आपके सामने है, इन समस्त शब्दों को, इनकी व्याख्या क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस विषय पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम इस भाव से लिख देते हैं सूत्रार्थ। सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र है पहला स्तो। स्तो का क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, ये संकेत रूप में आप समझ लें। ये है स, उसके बाद है त, थ, द, ध और न। ये इतने वर्ण आते हैं आपके स्तोह के अंतर्गत। स माने सकार, त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न। अब दूसरा है आपका स्तुना। स्तुना, स्तुना के अंतर्गत आएगा शकार तालव्य श और च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इन। ये आपके स्तुना के अंतर्गत आ गए। अब बचा है स्चु। स्चु जो शब्द है, इसमें आपका आएगा श, फिर च, छ,
छ ज झ इ स्टू। ये आपका जो तीनों शब्द हैं इसमें स्तो सुना स्टू। स्तो का शाब्दिक अर्थ आपने देख लिया, कौन कौन से वर्ण है इसमें, सकार तवर्ग धन, फिर सुना श तालव्य सकार और च छ ज झ इ, फिर स्टू, स्टू में सकार और च छ ज झ इ। अब इसका नियम देख लें आप, इसके नियम के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। ये है नियम। नियम में आप देखें, सकार अथवा त वर्ग के बाद सकार अथवा च वर्ग के किसी वर्ण के आने पर, सकार अथवा त वर्ग के बाद सकार अथवा च वर्ग के किसी वर्ण के आने पर स का श तथा त वर्ग का क्रमशः च वर्ग हो जाता है। ये आपका नियम है। इसको और संक्षेप में अगर आप समझेंगे तो क्या समझेंगे, स्तो के पश्चात सुना के आने पर सु हो जाता है, यही भाव है इसका। स्तो का मतलब है सकार तथा त वर्ग, इसके बाद सुना अर्थात सकार अथवा च वर्ग के आने पर सु अर्थात सु, सकार अथवा ये जो च वर्ग है इसके स्थान पर क्या आपको सकार और त वर्ग इन्हीं में परिवर्तन होगा। सकार और त वर्ग के बाद जब सुना आएगा तो सकार और त वर्ग में ही परिवर्तन होकर के शुभ हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो और स्पष्ट आपका हो जाएगा। उदाहरण ये, अब देखें कोई ऐसा मिले जिसमें कि अंत में सकार हो अथवा त वर्ग का कोई वर्ण हो, तो जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, सत धन चित, मान लीजिए ये हमको मिल गया उदाहरण के रूप में। अब ये है सत अर्थात इसको अलग कर लीजिए आप, स, ये है आपका त, फिर है ची और फिर है त। सूत्र आपका कह रहा है कि पहले पद के अंत में सकार आए अथवा त वर्ग का कोई वर्ण आए, तो त वर्ग का त ही आपको मिल गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरे पद में ये सकार तालव्य श अथवा च वर्ग का कोई वर्ण आए, तो च वर्ग का वर्ण आपको च आ गया है। तो परिवर्तन क्या होना है, इस त के स्थान पर, इस त अर्थात त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाना है। तो क्रम से होना है, अर्थात त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर य, यही होना है। तो यहाँ पर आया है त, इसके मतलब त के स्थान पर हो जाएगा च, त के स्थान पर हो जाएगा च। अब इससे आप पद बनाएंगे, शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा आपका स। अब ये आधा च है, इधर पहले से ची है, तो ये आधा च जो है ये ची के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका सच्चित। क्या शब्द बन जाएगा, सच्चित। अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि सत धन चित, इसको जब जोड़ा हमने इस सूत्र के अनुसार, इस नियम के आधार पर, तो सच्चित शब्द बन गया। इसी तरह से कोई दूसरा उदाहरण हम देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा हमको ना। जैसे रामस, रामस धन चिनोति,
ये मान लीजिए हमको शब्द मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप रामस धन चिनोत। अब अलग अलग कर लीजिए आप। रा म स दंत स है, धन इधर है ची, धन नो और धन ती। सूत्र आपका कर रहा है पहले पद के अंत में अगर दंत सकार आता है, उसके बाद वाले में चकार आता है या तालव्य शकार आता है, तो क्या होना है, इस दंत स के स्थान पर तालव्य श हो जाना है। यह सूत्र आपका कर रहा है। अब जोड़ लीजिए, आप देखिए कौन सा शब्द आपका बनता है। तो बन जाएगा रा, ये है म पूरा आपका, ये आपका तालव्य श व्यंजनांत है, आधा है, तो कैसे जुड़ेगा, ये आधा श, उसके बाद ची, फिर नो और उसके बाद ती। ये शब्द आपका बन गया रामश्चिरोत। इस तरह से आपको हम कई उदाहरण अभी और समझा करके बताते हैं। इतना आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हर पदों का आपको विस्तार से अर्थ लिख दिया गया, उसका नियम विस्तार से दे दिया गया। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, मैं कुछ उदाहरण और आपको समझा रहा हूँ, दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे ढंग से और समझ लें और स्पष्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं, कुछ और उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। देखें, यही इसमें विशेष ध्यान रखना है कि दंत सकार अथवा त वर्ग के बाद तालव्य शकार अथवा च वर्ग के किसी वर्ण के आने पर जो आपका दंत सकार है तथा त वर्ग का कोई वर्ण है, वो क्रम से तालव्य शकार और च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके और उदाहरण आप देख लें, अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो उस तरह से हम कुछ उदाहरण आपके सामने और रख दे रहे हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सतधन चरित्रम है, उदाहरण के रूप में जैसे सत है, धन चरित्रम है ना। अब यहाँ पर ये त है, यहाँ च आ रहा है, इस त के स्थान पर हो जाएगा आपका च। अब आप जोड़ लीजिए तो आपका शब्द बन जाएगा सत, सत्य, स आधा च, फिर इधर पूरा च, फिर री, उसके बाद त्र, बन गया आपका सच्चरित्रम। ठीक है, सच्चरित्रम। इसी तरह से और उदाहरण हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। दो चार उदाहरण और आप देख लें, आपको और स्पष्टता हो जाएगी, पूर्ण रूप में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सद है, सद धन जन है ना। अब द देखिए, त थ द, त वर्ग का तीसरा वर्ण है। आगे आप देख रहे हैं च छ ज, ये भी तीसरा वर्ण है च वर्ग का। तो यहाँ जो तीसरा वर्ण है आपका त वर्ग का, उधर आपको च वर्ग का तीसरा वर्ण ही लेना है। तो ये द के स्थान पर च वर्ग का तीसरा वर्ण देखें कौन सा होगा, च छ ज, अर्थात इस द के स्थान पर हो जाएगा ज। अब इसको आप जोड़ेंगे तो शब्द आपका बन जाएगा स आधा ज, फिर उधर पूरा ज है और बन गया आपका सज्जना। इस तरह से हम और आपको उदाहरण दो चार दे देते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप एकदम समझ लें, कहीं किसी प्रकार की आपको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि उदाहरण जब स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे निस है, निस, धन, छला, ये है। अब यहां देखिए दंत सा है, आगे आपका छ मिल ही रहा है, तो ये दंत सजा होगा तो क्या हो जाएगा, तालव्य श में बदल जाएगा सूत्र के अनुसार। अब इसको जोड़ देंगे आप, बन जाएगा नी, आधा श है, निश, आगे छ और ल, निश्चला। इस तरह से आप देख लें, स्पष्ट हो रहा है। अनेक उदाहरण और आपके सामने अभी हम रख रहे हैं, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा पूरा पूरा कि कैसे आपको करना है।
जैसे विद्युत है और ज्वाला है। विद्युत और उसके बाद ज्वाला है, या और उदाहरण है जैसे महत है, जालम है, या और बृहत है, छाया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अनेक उदाहरण आपको मिलेगा। बृहत धन छाया, जैसे ये है आपका बृहत ना, धन है धन छाया। तो आप देख रहे हैं त का हो जा रहा है च, तो इससे आप जब शब्द बना रहे हैं तो हो जाएगा बृहत छाया, बृहत छाया। इस तरह से स्पष्ट रूप में सूत्र के अनुसार आप चलेंगे, आपको कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। ये उदाहरण हम आपके सामने रख दिए हैं। कुछ और चाहे तो और उदाहरण रखा जा सकता है, लेकिन हर एक की व्यवस्था आपको इसी नियम के आधार पर ही करना है। नियम के आधार पर ही चलेंगे, आपका निश्चित रूप से वो पद बन करके तैयार हो जाएगा। और चाहे तो एक आध और देख लें उदाहरण, इन उदाहरणों के माध्यम से आप और स्पष्ट कर लेंगे। जैसे उद है धन ज्वल है। अब ये द देखें कौन है, त थ द ना, तो च छ ज, ये अब इसको जोड़ लीजिए तो बन जाएगा आपका उ आधा ज, उधर भी आधा ज, फिर वह और फिर ल, बन जा रहा है उज्ज्वल। आप देख रहे हैं जितने भी इस तरह से कोई भी आप पद बना सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं आएगी। ये आप निश्चित रूप से समझ लें। जैसे और एक आध उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे अगली संधि पर चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आपको और दे दिया, विपद धन जालम। विपद, ये विपद धन जालम, यहाँ पर द देख रहे हैं आप, त थ द, और उधर च छ ज, तो यहाँ ज ही आ रहा है। तो आप जोड़ रहे हैं तो वी प आधा ज, फिर है उधर है जा, फिर ल म, बन गया आपका विपद जालम। अनेक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको संकेत कर दिया। ये संधि निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से कोई भी पद मिलता है, चाहे वो संधि करने को मिले, चाहे संधि विच्छेद करने को मिले, आपको इसी भाव से, इसी नियम के आधार पर इसको करना है। अब हम दूसरी संधि पर चलते हैं। वो दूसरी संधि है आपकी ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि, ये नंबर 2 है। ष्टुत्व संधि, ये इसका सूत्र आप देख लें, ष्टुनाष्टु, ये सूत्र है आपका ष्टुनाष्टु। अब जो ष्टुत्व संधि है ष्टुनाष्टु, अब ष्टुनाष्टु, ष्टु शब्द से आप समझ रहे हैं शकार तथा ट वर्ग, उसके बाद फिर ष्टु है, फिर वही शकार और ट वर्ग। सूत्र का अर्थ यही हुआ सूत्रार्थ में, ष्टुना जो मूर्धन्य शकार है, मूर्धन्य शकार और ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, हाँ, तो अब यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, ष्टु माने मूर्धन्य शकार और ट वर्ग। अब देखा जाए कि इसके परिभाषा क्या बनती है, इसका नियम क्या बन रहा है। नियम को हम लोग अच्छे ढंग से संकेत कर लेते हैं। ष्टुनाष्टु, ष्टुनाष्टु, इसकी परिभाषा आप देख लें स्पष्ट रूप से कि उसमें से आपको आवृत्ति करना है इसके पूर्व वाले सूत्र से, क्योंकि पूर्व वाला सूत्र ही सहयोग करेगा स और त वर्ग। स अथवा त वर्ग के बाद
इतना आपको आवृत्ति करना है इसके पूर्व वाले सूत्र से। स अथवा त वर्ग के बाद मूर्धन्य श अथवा, यहाँ पर पूरा स लिखे हैं इसलिए इसको भी पूरा स ही लिखना पड़ेगा, अथवा ट वर्ग के आने पर स के स्थान पर मूर्धन्य ष तथा अ वर्ग के स्थान पर क्रमशः ट वर्ग अर्थात लिखना चाहे अर्थात ट ठ ढ ढ ढ़ हो जाता है। यही है आपका नियम। सकार अथवा त वर्ग के पश्चात मूर्धन्य सकार अथवा ट वर्ग के आने पर दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श तथा त वर्ग के स्थान पर क्रम से ट वर्ग हो जाता है, अर्थात त थ द ध न। इसको चाहें तो और कई स्पष्ट रूप में आपको लिख दें कि जैसे है आपका स, ठीक है, उसके बाद है त थ द ध न, इतना है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका श, फिर ट ठ ड ढ ण, स त थ द ध न। इनके बाद इस तरह का पांचों वर्णों छहों वर्णों में से कोई आता है तो होता क्या है, इस स के स्थान पर हो जाता है ये श, त के स्थान पर हो जाएगा ट, थ के स्थान पर हो जाएगा ठ, द के स्थान पर हो जाएगा ट ठ ड, ध के स्थान पर हो जाएगा ढ और न के स्थान पर हो जाएगा ठ ठ ड ढ ण। ना, अब हम किसी में नहीं लगाए हैं, किसी में भी नहीं लगा रहे हैं, ये है आपका। और उसके बाद इधर आपका वही रहेगा, यही आपका मुख्य है। मुख्य सिद्धांत इस सूत्र का यही है, इसी के आधार पर आपको चलना है। ये सकार त वर्ग, उसके बाद मूर्धन्य सकार ट वर्ग के आने पर सकार अर्थात दंत स के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देखें और स्पष्ट हो जाएगा आपका। उदाहरण हम आपको कुछ यहाँ संकेत कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे इसको हटा करके अन्य उदाहरण आपके सामने रखते हैं। देखा जाए, ये उदाहरण कुछ आपके सामने हम कर रहे हैं, देख लें। जैसे धानुष, ये हम लिख रहे हैं धानुष धन टंकार ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस दंत स के स्थान पर हो जाता है तालव्य श। तो अब इसको आप जोड़ लेते हैं तो बन जाएगा ध नु आधा श फिर टंकार, धानुष टंकार, धानुष टंकार ना। और उदाहरण आप देखें, और उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट कर लीजिए, जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जैसे हम आपको देखिए बता रहे हैं, जैसे कृष्ण धान न, ये आपको भ्रम न हो इसलिए इस उदाहरण को जानना जरूरी है। कृष्ण धान न, देखें यहाँ पहले पद में पहले से ही मूर्धन्य सकार है, दूसरे वाले पद में न है, तो न जो है आपका त थ द ध न के अंतर्गत है। इसके मतलब ये सूत्र आपको दोनों प्रकार से भाव देता है कि दंत सकार अथवा त वर्ग
के बाद, माने वो पहले भी आ सकता है, पहले वाले पद में भी, बाद वाले भी पद में आ सकता है। तो परिवर्तन आपको चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, दोनों रूप में आपको परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जैसे है ये कृष्ण है, अब ये तो जैसे है आपका वैसे ही रहेगा। अब ये जो न है, इस न के स्थान पर आप कर देंगे ट ठ ढ ढ अड़। ये इसको अलग अलग जब करेंगे तो अड़ा आएगा, उसके बाद जोड़ देंगे आप, तो देखिए क्या बनता है, बन जाएगा आपका क्री, ये आधा मूर्धन्य शकार है, उसके बाद अड़ा में जब विसर्ग लगा दिया आपने तो बन गया कृष्णा। देख रहे हैं, स्पष्ट आपके सामने है। क्योंकि ये मूर्धन्य शकार पहले से है तो इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है, इसलिए न के स्थान पर ही बदलाव हुआ और वो अड़ा हो गया, तो शब्द आपका बन गया कृष्णा। इस तरह से मिटा करके हम और उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अनेक उदाहरण हैं इस तरह से, देखिए हम आपको संकेत कर रहे हैं। जैसे उदाहरण जितना ही आप इस अधिक से अधिक करेंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा और आपको पूर्ण रूपेण संधि स्पष्ट हो जाएगी। जैसे है उदाहरण, उद है धन ड य न, ठीक है, उद धन डायनम। अब उद जो है आपका त वर्ग के अंतर्गत है, त थ द तीसरा वर्ण है, इधर ड देखिए आपका ट ठ ड, ये भी तीसरा ही वर्ण है। तो होना क्या है, इस द के स्थान पर अर्थात त वर्ग का यह वर्ण है, इसके स्थान पर ट वर्ग का वर्ण हो जाएगा। वो ये त वर्ग का चूंकि तीसरा वर्ण है, इसलिए ट वर्ग का तीसरा ही वर्ण आपको लेना होगा। वो कौन सा होगा आप जान लें, ट ठ ड। ये अब जोड़ दीजिए, देखें आपको एक नया शब्द मिल जाएगा, उ, ये है आपका आधा ड, उधर पूरा ड, फिर य, फिर न, उसके बाद म, बन गया आपका शब्द उड्डयनम। देखें कहीं आपको कोई भ्रम या कोई शंका की स्थिति नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूपेण आप अच्छे ढंग से इसको समझ लें, जिससे कहीं भी आपको किसी समय दिक्कत न हो। जैसे और देख लें, रामस धन टीकते, ये मिल गया। तो आप देख रहे हैं एक टावर के अंतर्गत वर्ण आ रहा है, इधर सकार आपका है, इस सकार का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। अब इसको जोड़ दीजिए, आप देखें क्या बनेगा, रा म मूर्धन्य सकार, फिर टी क ते, रामस टीकते। अनेक उदाहरणों के माध्यम से देख लें, कहीं आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो, इसके लिए अनेक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे पेश धन ता, ये है, ऐसे उदाहरणों को आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें भ्रम हो जाता है। पेश धन ता, ठीक। अब देखें, पेश लग रहा है आपको कि जो अभी सूत्र कहा कि सकार और त वर्ग वो चीज नहीं है पहले पद के में, लेकिन हमने आपको संकेत किया कि दोनों पदों में कहीं भी आ सकता है। तो ये पेश जो है ये तो यथावत रहेगा, लेकिन दूसरी स्थिति जो आपकी बन रही है वो क्या है, वो है ता। तो ता, त के स्थान पर आप कर देंगे ट, इसके स्थान पर आप कर देंगे ट। तो आपका शब्द देखिए क्या बन रहा है, पे मूर्धन्य शकार आधा, फिर उधर है ट में आ की मात्रा है, बन गया पेष्टा। इस तरह से विशेष ध्यान दें, कहीं आपको इस तरह के भ्रम की स्थिति न पैदा हो, शंका आपको न हो, इसलिए इस तरह के उदाहरणों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा जा रहा है। कहीं से आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जैसे तत् धन टीका, ये आप देख रहे हैं स्पष्ट है, त है, त के स्थान पर हो जाएगा ट, इससे जब बनाएंगे आप तो हो जाएगा त टी का। ये है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूप में, त ये आधा ट, फिर इसी में ट टी का। ये दोनों लिखने का तरीका है, तट्टी का, एक ही चीज है दोनों।
इस तरह से आप देख रहे हैं, अनेक उदाहरणों से स्पष्ट कर लें, आपको कहीं भ्रम न हो, कहीं आपको किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाए, इसलिए हम आपको अनेक उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे शिवस धन टीकते, और उदाहरण देख लें आप। शिवस, ये देखें, शिवदंस, शिवस धन टीकते। अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पहले पद के अंत में ही दंत स आया है, तो इस दंत स के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य ष। अब इसको जोड़ लें, अब देखें स्पष्ट शब्द आपका बन जाएगा शिवस, फिर टीकते, शिवस टीकते। देख रहे हैं, अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टता आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं आपको कोई भ्रम न रहे, किसी प्रकार से कोई शंका की स्थिति न पैदा हो, पूरा सूत्र आप स्पष्ट रूप से समझ लें। उदाहरण अनेक हैं, बहुत से हैं, आप अपने से अधिक अभ्यास करेंगे, आपको और उससे लाभ मिलेगा। जैसे हम एक आध उदाहरण और आपके सामने रख दे रहे हैं। भवत धन टीका, भवत धन टीका, भवत धन टीका, ये आप देख लें, अलग अलग करने चाहें तो और स्पष्ट कर लें। व त हलंत है, उसके बाद टी है, फिर है का। परिवर्तन होना है आपका, पहले पद के अंत में त आया है, त के स्थान पर करना है आपको ट। जोड़ दें, भ व न, भ, ये वो में हलंत नहीं रहेगा, भ व, ये आधा ट, उसके बाद पूरा ट, बड़ी की मात्रा, फिर बना आपका भवत टीका। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, भवत टीका। देख लें, कहीं आपको किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो, कहीं आपको कोई शंका न बने, इसलिए हम आपको संकेत कर दे रहे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से आप एकदम स्पष्ट हो गए होंगे कि कोई भी इस तरह की स्थिति आए तो जैसा सूत्र आपका कह रहा है उस नियम को अपना करके ही आप उन पदों को पूर्ण रूप से व्याख्यायित करेंगे, उसमें संधि करेंगे या उसमें संधि विच्छेद करेंगे, दोनों चीज एकदम स्पष्ट आपके सामने हो जाएगा और आपको किसी प्रकार के कोई भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी। आज हम लोग ये दो संधियां व्यंजन संधि के रूप में पढ़ चुके हैं। इन दोनों संधियों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। इसके बाद अगले भाग में हम लोग व्यंजन संधि के जो शेष और प्रकार हैं और जो शेष भेद हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।